साथ आप देख रहे हैं भरतपुर 05 का डिजिटल पेज। हमारा वही कार्यक्रम जो कल से शुरू हुआ है 1 तारीख से, नई साल में नया कार्यक्रम भरतपुर का लाल करेगा कमाल। भरतपुर का लाल कौन है आप जानते ही हैं, भजन लाल शर्मा, प्रदेश के मुखिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री। चार्ज ले लिया, आते ही अपने तेवर दिखा दिए। क्या करना है, संकेत दे दिया राजस्थान की जनता को कि जीरो टॉलरेंस अपराधों पर और महिला अत्याचारों पर। सबसे बड़ी बात, एसआईटी का भी गठन कर दिया जिसकी विशेष प्रतीक्षा थी युवाओं को। अच्छे निर्णय लिए, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, मंत्रिमंडल में विभागों का वितरण हो रहा है। विभागों के वितरण के बाद 100 दिन की जो कार्य योजना तैयार की गई है, उस कार्य योजना में क्या क्या कार्य होंगे, प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सोनीला गौड़, जो जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा की भरतपुर की। और सबसे बड़ी बात कि ये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बहुत नज़दीक हैं, उनके फैमिलियर हैं, काफ़ी पारिवारिक संबंध हैं और पारिवारिक कार्यक्रमों में उनके परिवार के साथ आना जाना ये लगातार रहता है। आपको बताएंगे क्या पारिवारिक संबंध है। आप जब तक हमारे सारे व्यूअर्स हैं वो आएँ, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें और कमेंट्स करते रहें। जो बातचीत हमारे साथ सोनीला जी के साथ हमारी होगी उस पर कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स में आपको यही है कि आज जो भरतपुर के विकास पर चर्चा होगी, भरतपुर की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, इस पर बातचीत करेंगे हम सोनाली जी से। तो निश्चित रूप से आप लोग भी ये बताएं कि वास्तव में प्राथमिकताएं क्या हैं भरतपुर की। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सोनीला जी का जो पारिवारिक संबंध हैं, निश्चित रूप से ये भजन लाल जी को भाई मानती हैं और भजन लाल जी ने बहन का दर्जा देते हैं। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद ये 2 बार उनसे मुलाकात भी कराई है, पूरे परिवार के सहित गए थे ये लोग। यहाँ भी पूरा परिवार मौजूद था जिस दिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भरतपुर आए थे, जब गिरिराज जी के दर्शन करने गए थे। आप लगातार देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि काफ़ी पारिवारिक संबंध हैं। सोनीला जी, आपसे मुलाकात हुई भजन लाल जी शर्मा की, आप जयपुर गए। एक तो मुख्यमंत्री जब घोषणा हुई थी, शपथ ग्रहण नहीं हुई थी, उसके पहले भी आप गए थे। किस लिए गए थे? सबसे पहले तो भरतपुर 05 की सभी व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। शो का नाम है भरतपुर का लाल करेगा कमाल। कमाल तो हो चुका है कि आदरणीय मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 43 साल बाद भरतपुर से कोई मुख्यमंत्री मिला है तो लोगों की अपेक्षाएं चरम पर हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले जब हम उनसे मिले तो संगठन की पृष्ठभूमि होने के नाते कैसे काम करना है पार्टी का, कैसे कार्यक्रम चलेंगे, पार्टी की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे, चुनाव कैसे लड़ेंगे, उन सारे विषयों पर चर्चा होती थी। टिकट वितरण के बाद जब तय हो गया कि आदरणीय सांगानेर से चुनाव लड़ेंगे जी, तो योजनाएं थोड़ी बदली जी और सांगानेर के लिए बनी योजनाएं। और सांगानेर की जनता को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने भरतपुर के बेटे को इतना प्यार दिया और 50,000 से ज़्यादा वोटों से जिताया और भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। जो संपर्क हमारे परिवारों के साथ, क्योंकि भरतपुर एक शहरी गांव जैसा है, इसे आप पूरा शहर नहीं कह सकते और हर परिवार एक दूसरे को जानता है। सांगठनिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ हम लोगों के परिवारों की एक अच्छी बॉन्डिंग है, तो उस नाते हम उन्हें भाई साहब कहते हैं। पहले जब हम यहाँ काम करते थे तब भी वही थे और जब मुख्यमंत्री बने और हम उनसे मिले तब भी वो वही थे। मैंने उन्हें आदर सहित जब शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा आप भाई साहब बोलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये सरल हृदयता है उनकी, यही खूबी थी, यही खासियत थी जिसकी वजह से शीर्ष नेतृत्व को भी लगा कि ये आदमी एप्रोप्रिएट है राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के लिए। बिल्कुल।
आगे और फिर उसके बाद आप दोबारा भी गई हैं, जब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में भी जी। शायद भरतपुर से काफ़ी लोग पहुंचे जी, थे, जी। कार्यकर्ता भी काफ़ी पहुंचे थे, आप भी थे, आपको काफ़ी जिम्मेदारी दी गई थी, क्या जिम्मेदारियां थी वहाँ? मैंने जैसा बताया 43 साल बाद भरतपुर को मुख्यमंत्री मिला, लोगों की अपेक्षाएं चरम पे थी, खुशी से लोग वहां पहुंचे, हजारों की तादाद में भरतपुर से लोग जयपुर अल्बर्ट हॉल उनका शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए पहुंचे थे। और रात को यहाँ के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ थे उनके पास में फ़ोन आता है और कहते देखो सब लोग बहुत आ रहे हैं, सबकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना, मौसम अनुकूल नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं हो कि कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाए। तो रास्ते तक में वहाँ पहुँचना और पहुँचकर वापस सकुशल भरतपुर आ जाना, तब तक की चिंता उनके मन के अंदर थी। और वो बार बार यहाँ के सीनियर से पूछे जा रहे थे आप सब लोग व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं ना, पहुँच गए ना सब लोग सकुशल। तो वापस जब हमने कहा हाँ भाई साहब हम पहुँच गए हैं, तब उन्होंने कहा ठीक है ध्यान से रहिएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग कहते हैं, सबका विश्वास। ये विश्वास, ये जो नारा भाजपा का है, ये चरितार्थ होता भजनलाल जी शर्मा पे दिखता है। बिल्कुल। कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से घर तक नहीं पहुँच जाते हैं सुरक्षित, तब तक उन्हें चिंता रहती है। जी। तो निश्चित रूप से यहाँ किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी उसका कोई वो नहीं था, नहीं। है ना, कोई सोच ऐसी नहीं थी, सब समभाव से देखने वाली बात जो है, काफ़ी सरल हैं, इजीली अवेलेबल हैं। अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल की वजह से हर एक से मिलना संभव नहीं हो पाता, लेकिन भरतपुर की समस्याओं को, जो यहाँ की परेशानियाँ हैं, लोगों की परेशानियाँ हैं, उनके लिए भी उनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कोई ओएसडी टाइप का कोई ऐसा बिठाना पड़ेगा, चाहे वो भरतपुर में बैठे या जयपुर में बैठे, जो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट का रखें, लेकिन वो ऐसा होगा जिससे कि डायरेक्ट लोग जाके अपनी शिकायत रख सकें, जो पुटअप कर सके मुख्यमंत्री के सामने उन शिकायतों को। तो ऐसा होना चाहिए ना। आप लोगों की क्या है कि जो आप कार्यकर्ता हैं और संबंध भी अच्छे हैं, तो क्या कुछ ऐसी सलाह उनको देंगे? देखिए भरतपुर उनका गृह जिला है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो तो हमारे अपने हैं, हमारी उन तक पहुंच होनी चाहिए, और अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। अपना व्यक्ति होता है तो सहजता से बनती है अपेक्षाएं भी, और उन अपेक्षाओं का मान भी उन्हें है और ज्ञान भी उन्हें है। तो व्यवस्थाएं नई बनी हैं, मंत्रीगण बनाए गए हैं अब, तो कुछ व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन रही हैं। लेकिन साथ ही जब हमने उनसे ये कहा कि भाई साहब अब आप विशेष हो गए, आप तो पूरे राजस्थान के हो गए, अब सिर्फ हमारे नहीं रहे, तो उन्होंने कहा बात तो सही है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है अपना, तो इस नाते हम लोगों को भी ये ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि स्थानीय स्तर पर कोई भी ऐसी बात होती है तो चाहे पार्टी कार्यालय के माध्यम से हो या फिर आप सब सीनियर्स के माध्यम से हो, जी। यहाँ जवाहर नगर में जो मेरा ऑफिस बना हुआ है उसके माध्यम से हो, जी। उन समस्याओं का, उन बातों का संकलन होना चाहिए और फिर वो मुझ तक पहुँचाई जाए। उनकी तरफ से भी एक अच्छा सुझाव अभी आप लोगों के माध्यम से आया, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग भी हमसे जब मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा उनका होना चाहिए कि भाई ये भजनलाल जी के माध्यम से नियुक्त किया गया व्यक्ति है और इसको जाके हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। निश्चित रूप से अगली मुलाकात में इस बात को उनके संज्ञान में डालेंगे। हाँ बिल्कुल, इनकी संज्ञान में डालना चाहिए, उनके संज्ञान में, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हर चौथा व्यक्ति ऐसा है जो भजनलाल जी को व्यक्तिगत रूप से जानता है। अब तो राजस्थान की पूरी जनता जानती है, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से जानने की जहाँ बात होती है तो वहाँ काफ़ी लोग भरतपुर में भजनलाल जी को जानते हैं, संपर्क में भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अप्रोच वहाँ तक नहीं हो पाती, क्योंकि अब वो सीएम बन चुके हैं। प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी होती है, तो हर एक आदमी मिल नहीं सकता, सिक्योरिटी नहीं मिलने देगी। समस्या ये होती है कि उसकी जो समस्याएं हैं उसको वो किससे कहे, क्योंकि भजनलाल जी अपने हैं, सबकी निगाह में तो ये है कि वो अपने हैं। जब अपने हैं तो अपने से अपने के हिसाब से मिला जाता है, तो कम से कम उनको शिकायत भी की जाती है। ऐसी ऐसी शिकायतें भी पहुंचेंगी वहाँ जो एक मुख्यमंत्री के लेवल की नहीं होती, ये भी होगा। सबको अपेक्षाएं हैं और बहुत अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल। आगे भजनलाल जी को ऐसा क्या करना चाहिए भरतपुर के लिए? आप बेसिकली जोधपुर के रहने वाले हैं जी। भरतपुर में आपकी ससुराल है जी। जब आप जोधपुर के रहने वाले हैं, जोधपुर की और भरतपुर की, वो भी संभाग मुख्यालय है और ये भी संभाग मुख्यालय, आप तुलना करके बताइए भरतपुर में क्या है, जोधपुर की
और क्या होना चाहिए अब? भरतपुर वैसा नहीं है जैसा कि इतने सालों में हो जाना चाहिए था। आसपास के शहरों को जब हम देखते हैं, अलवर को देखते हैं, आगरा को देखते हैं, तो उसके मुकाबले भरतपुर एक बड़ा गांव सा लगता है, शहर नहीं लगता। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र को संभाग मुख्यालय से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, और भी बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। शिक्षा के स्तर की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ उतना अच्छा नहीं मिलता है, माहौल नहीं मिलता है, समाज की भी एक बड़ी हिस्सेदारी है। तो जोधपुर और भरतपुर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो भरतपुर अभी बहुत पीछे है, और इसे आगे लाना है, ये काम भी योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। और इस योजनाबद्ध तरीके को अपनाने की अपेक्षाएं इस वक्त सबसे ज़्यादा, उन अपेक्षाओं का भार जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके साथ रहने वाले लोग उठा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो हमें मिलता है वो अपनी एक अपेक्षा हमें देकर जाता है। तो तुलनात्मक अगर हम देखेंगे तो भरतपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शकों से भी हमारा यही निवेदन है कि आप भी जो भी आपकी ऐसा लगता हो आपको कि ये चीज़ भरतपुर में होनी चाहिए, ये विकास होना चाहिए, इस तरह का भरतपुर होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए भरतपुर का, आपके निगाह में, आपके विचार में, आपकी सोच में आपने कहीं देखा हो कुछ ऐसा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ऐसा भी भरतपुर में हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भरतपुर के हैं, तो निश्चित रूप से आप भी ध्यान रखिएगा। आप क्या कह रहे थे? देखिए, समाज की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। यहाँ किस तरीके की राजनीतिक लीडरशिप रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग विल वाली नहीं थी। और साथ ही कुछ समीकरण हमारे यहाँ ऐसे बन जाते हैं कि लोग बाहुबली टाइप का अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ समय से, जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से वहाँ गए हैं, तो कई तरीके के मीम्स जो हैं सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ। तो उसमें से एक वो भी है कि पहले को भरतपुर वालों को कमरा ना दे तो अब हमारा सीएम है, तो कमरा क्यों ना दे, तो वह व्यवहार पे भी हमें थोड़ी चर्चा करनी चाहिए, पूरी जनता को। ये केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की जिम्मेदारी नहीं बनती। अब भरतपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं तो उनके इज्जत की भी, उनके जो ऑरा जो बनना चाहिए भरतपुर का, उसका सबकी जिम्मेदारी जनता की भी है। जनता में सब आते हैं, केवल एक कास्ट बेसिस नहीं आती, जनता में सब आते हैं। सबको उसी ऑरा के हिसाब से अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना होगा। और यहाँ अगर विकास चाहते हो, यहाँ अगर सफाई चाहते हो, यहाँ अगर जो आपकी जो इच्छा है वो चाहते हो, तो निश्चित रूप से आपको भी उसमें प्रशासन का और सरकार का सहयोगी बनना होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये तो सही बात है, लेकिन प्राथमिक रूप से जैसे कि पिछले शासनकाल में देखा गया था कि किसी सरकार की इसमें बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव रहा है यहाँ के राजनेताओं में। इच्छा शक्ति का अभाव ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक हित के काम करने में इच्छा शक्ति का अभाव रहा है। स्वयं के हित के काम करने में तो बड़ी तीव्र इच्छा शक्ति रही है कि स्वयं का हित किया, अपने परिवार का किया, अपने लोगों का किया। इसकी इच्छा शक्ति तो बहुत दृढ़ रही है यहाँ के राजनेताओं की, लेकिन सार्वजनिक रूप से आम जनता के लिए जो काम करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत अभाव रहा है। ये इच्छा शक्ति भजनलाल शर्मा जी में कितनी है और आप कितनी प्रमोट कर सकते हो आप लोग? हम पहले भी इस मंच पर बात कर चुके हैं। जब पिछली बार हम बैठे थे तब हमने रीट की चीट की बात की थी, और मैंने आपसे कहा था कि समय नोट कीजिए, दिन नोट कीजिए, एसआईटी गठित हो गई है। बिल्कुल। तो हमारा सिंघम तो एक्शन में है। बिल्कुल, सिंघम को। और आज के न्यूज़पेपर के अंदर आपको एक क्यूआर कोड नज़र आया है, उनकी तरफ से एक अपील नज़र आई है मुख्य पत्र पर कि जिस व्यक्ति को भी कोई समस्या है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए, इसे भरकर भेजिए, ये सीधा सीएमओ तक पहुंचेगा। तो हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं वो इस बात को नोट कर लें, अपने जो भी पत्रकार या भास्कर आपके पास आता हो, क्यूआर कोड को स्कैन करें। कोई समस्या हो इस क्यूआर कोड का फोटो रख के अपने उसमें सेव कर लें, और जब भी कोई समस्या हो दूसरे फ़ोन से इसको स्कैन करें और अपनी परेशानी वहाँ भेज दें। वो मानवीय स्वभाव के अच्छे आदर्शों को धारण करने वाले व्यक्ति हैं। कल रात को भी वो जयपुर में रेन बसेरों में घूम रहे थे, और जो व्यक्ति सर्दियों में ठिठुरते हुए मिल रहे थे उन्हें कंबल उड़ा रहे थे। आज सुबह 6:30 बजे के लगभग
वो जयपुर सेंट्रल पार्क के अंदर लोगों के साथ जॉगिंग करते हुए और उनसे मिलते हुए नजर आए हैं। तो वो अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और भरतपुर के लोग जो हैं उन्हें भी इस बात में उनका सहयोगी बनना चाहिए, क्योंकि योजनाएं ऊपर से बनाई जा सकती हैं लेकिन व्यवहार स्वयं से बनाना पड़ता स्वयं है। से बनाना पड़ता है। कुमार विक्रम शर्मा लिख रहे हैं, बहन जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्ते कुमार जी। पीएस फौजदार हिंगोली से भी इस कार्यक्रम की जो है उसके लिए अप्रिसिएट कर रहे हैं। शिवानी दायमा हैं, वो भी एक भाजपा नेता हैं, वो भी वेरी गुड बोल रही हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं। Thank और उसके you। अलावा लिटिल मोनिष्का है, ये कह रही हैं कुमेर गेट चौराहे को चमन किया जाए, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल। उसके अलावा एक जितेंद्र सिंह है जो भरतपुर का विकास होना जरूरी है, इस बात को कह रहे हैं। विष्णु चौधरी हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है अपनी जी। ब्रज यूनिवर्सिटी, उसमें फीस का मुद्दा चल रहा है जी। स्टूडेंट्स की फीस बढ़ा दी गई और बेतहाशा बढ़ा दी गई। जिस नॉर्म के हिसाब से बढ़नी चाहिए थी उस नॉर्म के हिसाब से ना बढ़ा के ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो निश्चित रूप से इसका विरोध जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार कर रहे हैं और इसको जो यहाँ का जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसकी तरफ से उस पर कहीं ना कहीं रवैया सख्त अपनाया जा रहा है और उसकी वजह से इनको अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया गया है। इतनी तेज़ सर्दी में भी बच्चों ने प्रदर्शन किया है। तो निश्चित रूप से ये एक भार है बच्चों पर। शिक्षा तो कम से कम पैसों में होनी चाहिए, शिक्षा का तो कहीं ना कहीं ये स्तर होना चाहिए कि नाम के लिए शिक्षा में पैसा खर्च हो, फीस में पैसा खर्च हो और बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो रहा। उस पर कुछ अपन की तरफ से क्या प्रयास किए जा सकते हैं? ब्रज विश्वविद्यालय का जो अपना प्रशासनिक अनियमितताएं हैं और यहाँ जिस तरीके का कुलपति का रवैया रहा है उसको लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को मैंने नजदीक से देखा है, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि भी छात्र राजनीति की रही है। तो यहाँ के स्थानीय छात्र नेता हैं, वो लोग मेरे पास आते हैं। अभी कुछ समय पहले ही राहुल उवार आकर गए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि दीदी ये बहुत ज्यादा मनमानी करते हैं जी। तो यहाँ पर केवल विद्यार्थी नहीं, शिक्षक भी यहाँ के कुलपति के रवैये से बहुत परेशान हैं। तो ब्रज विश्वविद्यालय में वाकई में गड़बड़ियाँ है, विद्यार्थियों के साथ इनका रवैया अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों को मैंने टंकी पर चढ़े हुए भी देखा है पिछली सरकार के वक्त में। अभी सर्दी में जो इन्होंने अपनी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किए थे वो भी मैंने देखे हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने युवा साथियों को, थोड़ा धैर्य रखिए, हम सब आपके साथ है। ब्रज विश्वविद्यालय को एक बहुत शानदार विष्णु चौधरी हैं हमारे, विष्णु चौधरी है कि ये बात कह रहे हैं कि कुलपति के खिलाफ एसआईटी की जांच बैठनी चाहिए, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ जो एक बात राहुल ततामण कह रहे हैं, कम से कम 2 बड़ी फैक्ट्री यहाँ लगनी चाहिए यहाँ, जिससे कि रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि टीटीजेड और एनजीटी एनसीआर में आने की वजह से एनजीटी के रूल्स लागू हो गए थे, इसकी वजह से यहाँ से सारी फैक्ट्रियाँ शिफ्ट कर दी गई जी। और बाकी की बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। बड़ी फैक्ट्रियाँ भी यहाँ की लेबर प्रॉब्लम की वजह से बंद हुई थी, वो उससे पहले ही बंद हो चुकी थी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, छात्रों के लिए रोजगार चाहिए, जिससे कि उनको यहाँ से पलायन ना करना पड़े अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए। तो यहाँ ऐसी इंडस्ट्री लग सकती हैं, आईटी सेक्टर डेवलप हो सकते हैं, यहाँ इको फ्रेंडली जॉब्स जो आ सकते हैं, ऐसी फैक्ट्रियाँ हो सकती हैं जो इको फ्रेंडली हों। तो निश्चित रूप से उसके लिए भी प्रयास होने चाहिए और ये प्रयास मुख्यमंत्री स्तर पर ही होते हैं। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो वो सीएम स्तर पर ही होगा, उनको यहाँ इनवाइट किया जाएगा, कोई सबमिट करके या कैसे भी इनवाइट किया जाए, बड़े बड़े जो वो हैं उद्योगपति हैं उनको यहाँ इनवाइट किया जाएगा तो वो भी सीएम स्तर पर ही होगा। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिए, चाहे वो सुखाड़िया जी हों, उन्होंने उदयपुर को चमन कर दिया, गहलोत साहब उन्होंने जोधपुर को चमन कर दिया, आसपास में वहाँ काफ़ी रिफाइनरीज काफ़ी लगाने के प्रयास किए गए, वहाँ डेवलपमेंट किया गया। यहाँ दिल्ली से अटैच्ड एरिया है, बिल्कुल आप हरियाणा से अटैच्ड एरिया, खाली पड़ा एरिया है जहाँ क्राइम पलता है, उसमें अगर फैक्ट्रियाँ पलें तो यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिल सकता है। इसके लिए क्या प्रयास, अपन सब यहाँ मिल के अपन पूरा बीजेपी का पूरा प्रतिनिधिमंडल जाए और उसको इस बात को कहे मुख्यमंत्री से, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पे इस बात को, ये एक चिंता का विषय हमेशा से रहा है। पहले भी जब हम बैठते थे और एक संकल्प पत्र बनता है पार्टी का चुनाव से पहले, तो जब भरतपुर के चुनाव की चर्चाएं होती थी
तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चा जो है वे या तो कुछ काम कर ना पा रहे, क्या तो खेती में चले जाओ, क्या फौज में चले जाओ, बेचारे कमावे को बाहर जामे। तो वो चिंता सहज रूप से उनके अंदर है और उनका ध्यान है इस तरफ। और ये भी सच है कि एनसीआर और चीटी उसके अंदर आने की वजह से यहाँ पर नई फैक्ट्रीज नहीं खुली हैं। तो अभी जो जिलों के परिसीमन हुए थे उसके बाद में कुछ एक चीज़ें किस तरफ जोड़ी जाती हैं और फिर कौन सा वाला जिला जो है वो एनसीआर की तरफ जाएगा, उसके बाद में ये संभावनाएं जो है हमारे लिए ज़्यादा खुल क्या आपको जाएंगी। ऐसा नहीं लगता, आप अब बीजेपी में हो, एक जिम्मेदार पद पे हो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 2 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं भरतपुर से? पहले 3 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, पहले वो अलग कर दिया, धौलपुर अलग कर दिया, उसके बाद अब ये डीग अलग कर दिया, 4x4 के खाने बना दिए। तो जरूरी था? देखिए क्या ये इतना तो लोड पड़ता है, आप डिस्ट्रिक्ट बनाने पे कितना लोड पड़ता है? तो निश्चित रूप से अब उसके लिए भी फंड चाहिए था, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ते हैं, स्टाफ की सिलेक्शन होता है। खैर स्टाफ सिलेक्शन तो अगर बड़ा एरिया होता है तो पर्टिकुलर, यहाँ विरोध देखा गया था, ये बात इसलिए आई है कि यहाँ विरोध बहुत देखा गया था, क्योंकि जो डीग से कामा के जो नज़दीक थे वो कामा वाले विरोध कर रहे थे कि डीग में हमें जाना पड़ेगा। एक यहाँ के लोग कर रहे थे क्योंकि कामा वाले चाह रहे थे कि वो भी जिला बने, और इधर ये जो कुमेर और ये यहाँ सकते हैं ये लोग भी ये कर रहे थे कि नियरेस्ट हमारा ये है, डीग हमें जाना पड़ेगा। तो ये विरोध खामखा का विरोध हुआ। अब ये विरोध बना है, इससे बेटर है कि पहले सबसे सलाह ली जाती, लोगों से, राजनीतिक दलों से, मुअज़्ज़िज़ जो लोग हैं उनसे बात की जाती, फिर होता कान। अब कार्य हो गया, अब उसके बाद ये परेशानियाँ हो रही हैं। रोजगार के साधन चाहे वो डीग में लगें चाहे भरतपुर में लगें, बात वही है, डीग क्षेत्र में आएगा वो एरिया जो है गंभीरबाद का एरिया, तो डीग में लग जाएंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा लंबा दूरी नहीं है हमारे भरतपुर के आसपास ही, और मदर तो यही रहेगी भरतपुर। तो इसके लिए प्रयास होने चाहिए। इसके लिए आप क्या, कब जाने का आप लोगों का वो रहेगा कि इस चीज़ को लेके जाएं कि इनिशियली इसका प्रभाव मिशन 25 पर पड़ना है? देखिए मंत्रीगणों की शपथ हो चुकी है और 1-2 दिन में आपको सभी के डिपार्टमेंट्स भी घोषित हो जाएंगे जी। उसके बाद में, क्योंकि भरतपुर तो भाई अपने आप में वीआईपी हो गया है, हम अपनी कोई मांग लेकर जाएंगे तो हर डिपार्टमेंट हमें पहले सुनेगा, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से आते हैं। बिल्कुल। ये चीज़ हमने शपथ ग्रहण समारोह में भी देखी, लोग हमसे आके मिल रहे थे और पूछ रहे थे उनके बारे में। तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ आपके शो के माध्यम से आपके व्यूअर्स को, सबको, कि भरतपुर की जनता इस बात का विश्वास रखे, बहुत जल्दी ही इस योजना के साथ में भरतपुर का एक प्रतिनिधि मंडल जो है संबंधित मंत्रालय के अंदर मंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री जी के सामने इन सारी बातों की चर्चा करेगा और एक सकारात्मक प्रभाव भरतपुर पर उस प्रतिनिधि मंडल के जाने का आपको दिखाई देगा। मैं जब किसी बात को बोलती हूँ आपके टॉक शो पे वो सच भी होती है। निश्चित तो रूप ये से सारी चर्चाएं लंबे समय से चल रही है। बेटा आपके क्षेत्र का है, आप सबकी बहुत चिंता करने वाला है और आप सबका बहुत ध्यान रखने वाला है, क्योंकि वो पहले परिवार है। उमा इंदौलिया जी बोल रही हैं कि हमारे भरतपुर के लिए बहुत गर्व की बात है जी। ये मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी बन गए, और ये एक हमारे व्यूअर्स बोल रहे हैं कि यहाँ रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, तो उस पर तो हमारी चर्चा हो ही चुकी है। अब सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गिरिराज जी के परम भक्त हैं जी। गिरिराज जी राजस्थान में भी परिक्रमा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में भी है, मथुरा से लगा हुआ है, वृंदावन, बरसाना, ये पूरा ब्रज धाम, ब्रज क्षेत्र, ये पूरी 84 कोस की परिक्रमा, कामा में कई पर्यटन स्थल हैं। अपन इधर आ जाते हैं डीग में बहुत सुंदर और प्यारा, ऐसा कि जो है नहीं कई आसपास में, वो किला जो जल महल है। उसके अलावा आप नदबई चले, यहाँ वेर चले जाइए, वेर में सफ़ेद महल, उसके अलावा ब्याना का किला देख लें। इन सब को अगर जोड़ के एक टूरिस्ट सर्किट बना दिया जाए, इजीली धार्मिक स्थलों का और यहाँ के जो क्या कहते हैं उसको, टूरिस्ट प्लेस बोल दो इनको, ये सारे मिल जाएं, जो और केवलादेव नेशनल पार्क, तो ये सारे मिल जाएं, ऐसा सर्किट बन जाए जिससे कि यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें, रोजगार भी मिलेगा
इस क्षेत्र का विकास भी होगा। टूरिस्ट आएगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास भी होगा। चौड़ी सड़कें हो जाएं, एक दूसरे से लिंक सड़कें बन जाएं, तो आधा सा रोजगार जो बच्चों के लिए रोजगार मिलना चाहिए वो यहीं उपलब्ध हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पास में ही जब मथुरा वृंदावन ये गोवर्धन में किस तरह से कितने लाखों परिवार पल रहे हैं, तो ऐसे यहाँ लाखों परिवार तो यहाँ भी पल सकते हैं। एक छोटी सी एक सोच बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है इस क्षेत्र में। इसके लिए भी आप लोग प्रयास करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है, और मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मनाएंगे। नहीं, बिल्कुल। भरतपुर जो है वो पर्यटन का एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। वर्ल्ड फेमस बर्ड सेंचुरी हमारे पास में केवलादेव, वहाँ पानी की समस्या है, तो ERCP के तहत पांचना बांध वाले पानी को हम यहाँ तक लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, और चाहे आप बंद बरेठा तक की जगहों को देख लीजिए, हमारे यहाँ की जल महलों को देख लीजिए, बिहारी जी को है, तो बहुत सारे ऐसे देव स्थान और प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहें हैं जहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के अच्छे अवसरों का सृजन किया जा सकता है। हमारा ध्येय रहेगा पूरा इस तरफ कि इन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए कैसे यहाँ पर पर्यटन को सुदृढ़ करते हुए लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। हमारे शहर के परकोटे को घेरी हुई सुजान नहर है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इस नहर को कैसे जीर्णोद्धार इसका करके इसे बचाया जा सकता है, क्योंकि ये सुसाइड पॉइंट बनी हुई है अब तक। तो अगर इसे ठीक से कर देंगे हम लोग तो एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट हमारे शहर के अंदर ही तैयार हो जाएगा। मैं हैदराबाद गई थी, अभी थोड़ी देर पहले हम जोधपुर से तुलना कर रहे थे। हैदराबाद का जो हुसैन सागर है, वो पूरा जो गंदा पानी हैदराबाद का आता है उसके ऊपर उन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट खड़ा कर दिया है। तो हमारा यहाँ तो शहर फिर भी बहुत ठीक है। पॉलिटिकल विल की यहाँ कमी रही, लेकिन अब वो कमी पूरी हो जाएगी। इसलिए हम लोग इन सारी चर्चाओं के साथ में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और निश्चित रूप से एक सहज आत्मीय भाव के साथ वो इस शहर को देख रहे हैं, और आने वाले समय में हमारा ये जो गांव है इसे हम एक सांस्कृतिक शहर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। पॉलिटिकल विल की कमी रही, आपने कहा, ये निश्चित रूप से पॉलिटिकल विल की इच्छा शक्ति की कमी थी। अब ये बिल था, बिल तो एक होता है पेज, अब तो पूरी फाइल खुल गई। पॉलिटिकल फाइल खुली पड़ी है अब तो जयपुर में। पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी है, पूरे राजस्थान के लिए। हमारे एक व्यूअर्स हैं वो इस बात पे कि वो यहाँ क्या कहते हैं, धार्मिक लोग हैं, धार्मिक हैं अपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो वो ये अंकित सिंह हैं कोई, ये इस बात को कह रहे हैं, अनोखे सिंह सॉरी, ये कह रहे हैं गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे संस्कार पैदा होंगे तो वृद्धाश्रम आश्रय स्थल में कमी आएगी, बड़े गुणों का सम्मान मिलने से राज्य में नींव रखी जा सकती है। मतलब गुरुकुल शिक्षा के लिए ये आगे कह रहे हैं। और एक लाल सिंह फौजदार हैं, ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन हब बने, एम्प्लॉयमेंट के साधन क्रिएट हों, जल संसाधन किसानों को मिले। तो जल संसाधन के लिए तो बात हो गई कि यहाँ ERCP की जो चल रही है और उसका जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ERCP का अभी MOU साइन होने वाला है, तो MOU साइन हो जाएगा और उसके बाद आपको ये सारे मिल जाएंगे। बिल्कुल। टूरिस्ट सर्किट की बात ये थी कि गोल्डन ट्रायंगल पर है, टूरिस्ट सर्किट डेवलप हो जाता है, टूरिस्ट यहाँ से निकलता है, उसके लिए हमको कॉल नहीं करने पड़ेंगे। टूरिस्ट यहाँ से निकलता है, लाखों टूरिस्ट निकलता है इस हाईवे से। बस सिर्फ ज़रूरत ये है कि उसको थोड़ा मूव किया जाए, और मूवमेंट के लिए हमको यहाँ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इन टूरिस्ट प्लेसों को कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत उनको स्वरूप देना पड़ेगा, उनको सुंदरता देनी पड़ेगी, साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। बने हुए हैं, ऐसा बनना संभव नहीं है आज की तारीख में, उनको बस हल्का सा मेंटेन करना है, और उसको सरकार बड़ी ईजीली कर सकती है अगर सरकार चाहे तो उसके लिए चाहत पैदा करनी है आप लोगों को। वो चाहत कब तक पैदा कर सकेंगे अपन, क्योंकि सब चीज़ों पर अब जो भी निर्णय लेना है वो भजनलाल जी को लेना है, भरतपुर के लाल को लेना है। चाहत तो पहले से मन में है, अब तो उसे मूर्त रूप देने का समय आया है। सकारात्मक सोच है उनकी अपने गृह जिले के लिए, और यहाँ से प्रतिनिधित्व भी अच्छा है। इस नाते आने वाले समय में आप बहुत अच्छे परिवर्तन भरतपुर के अंदर देखने वाले हैं। और टूरिस्ट जो है अब भरतपुर में रुकेगा, बाईपास से जाएगा नहीं जी। ऐसी व्यवस्था बनाने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। जन सहयोग बहुत अपेक्षा के साथ मांगा जा रहा है, क्योंकि जब कुछ नई व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं तो जनता अगर सहयोग नहीं करती है
तो वो व्यवस्थाएं रोक देनी पड़ती हैं। कई बार जब हम नए डेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो रास्ते निकालते हैं, कुछ नया कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ज़मीन वगैरह का और बहुत सारा इशू बन जाता है। तो लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा उसके अंदर, कुछ आदतें भी ठीक करनी होगी। अब भी हम लोग देखते हैं कि टूरिस्ट प्लेस के ऊपर बहुत तरीके की ऐसी चीज़ें जो करने के लिए मनाही हैं, हम लोग कर जाते हैं। उसकी वजह से भी टूरिस्ट जो है हमारे यहाँ से भाग जाता है, बिना मतलब कि ये जो छीना झपटी होती है। नहीं, वो बात तो अब आगे की रहेगी। अपन तो अगर विकास पे बात करें कि जो जी। बात तो आगे की रहेगी कि कौन क्या होता है, उसके लिए तो फिर कानून व्यवस्था होती है और पुलिस की व्यवस्था होती है। माकूल व्यवस्था हो तो कहीं भी कोई अपराध नहीं होता। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है, आप देख बिल्कुल। सकते हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश में आप 7 बजे बाद किसी लड़की कोई निकल नहीं सकती थी अपने घर से, आज रात को 12-12, 1-1 बजे तक घूमते हैं। और रास्ते में सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे कई रिश्तेदार यूपी में थे जहाँ हम रात को जा नहीं सकते थे, 5 बजे बाद वो मना कर दिया करते थे कि यहाँ से अब आप नहीं जा पाओगे। लेकिन अब हम रात को 8-8 बजे, 10-10 बजे, 9-9 बजे पूरी रात चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही पुलिस थी, वही संसाधन थे, उन्हीं में हुआ। भजनलाल जी भी ऐसा करेंगे, कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस बात से मुझे याद आया, अभी कुछ दिनों पहले मुझसे आरडी गर्ल्स कॉलेज की कुछ छात्राएं मिली थी। एंटी रोमियो स्क्वाड की मांग की गई है जी कि दीदी कॉलेज के बाहर इस तरीके की हरकतें हो रही हैं जो हमें परेशानी में डाल रही हैं। जी। तो इसके ऊपर भी हम एक डिमांड रखने वाले हैं अपनी पुलिस की तरफ से कि एंटी रोमियो स्क्वाड यहाँ तैनात किया जाए। और जितनी सुदृढ़ कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी, उससे भी कई गुना ज़्यादा सुदृढ़ कानून व्यवस्था राजस्थान की बने, ऐसा एक ट्रेलर माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। गोरगा मेडी के हत्यारों के घरों के ऊपर बुलडोजर का चलाने का काम हो चुका है। तो बुलडोजर हमारा निश्चित पड़ोसी रूप से इसका है। इम्पैक्ट पड़ेगा, आएगा, सामने आएगा और अपराध करने से अपराधी दोनों डरेंगे। ही स्टेट्स में बुलडोजर चल रहे हैं और अपराधियों फिर को। उसके बाद जब ये एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया है तो निश्चित बिल्कुल। रूप से उसमें भी काफी कार्रवाई हुई है। और अभी लोगों को पता ही नहीं है कि कितने हजारों जो अपराधी हैं, हिस्ट्री सीटर्स हैं, वो सलाखों के पीछे पहुंच बिल्कुल, चुके हैं। सलाखों के उसके पीछे अलावा- भी चले गए, राजस्थान से अलावा- भाग भी गए हैं। और एसआईटी का जो गठन हुआ है, एसआईटी गठन भी निश्चित रूप से वो जो जिनकी बार बार में जो हमारे किरोड़लाल मीणा थे, जो सांसद थे आपके भाजपा के, जो राज्यसभा सांसद थे और अब फिलहाल मंत्री बन गए हैं, तो उन्होंने भी मांग उठाई थी और कुछ सफेद पोशों के भी नाम उस समय की एसओजी को दिए थे। तो निश्चित रूप से उन पर भी शिकंजा कसने की बात आएगी सामने। ये तो खैर निश्चित सही है। एक हमारे ब्रज मावई हैं, ये कह रहे हैं भजनलाल जी बहुत ही बुद्धिमान होशियार व्यक्ति हैं और जवाहर सिंह बेड़म जो हैं, दोनों मिलकर भरतपुर का बहुत विकास करेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें तो कोई शक और संशय वाली बात ही नहीं है। रामकिशन शर्मा गौतम ये कह रहे हैं राजस्थान का सबसे पिछड़ा शहर भरतपुर है। उम्मीद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भरतपुर के लिए उद्योगपतियों को लाएंगे, यहाँ कल कारखाने लगवाएंगे। भरतपुर में कल कारखाने होने से यहाँ युवा बेरोजगारी से भी मुक्त होगा, तो निश्चित रूप से अपराधों के ग्राफ में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। और ये अनोखे सिंह भी एक बात स्टाइल से काम करना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं फॉलो बैक स्टाइल से काम करना चाहिए जब तक काम पूरा नहीं हो, जिससे ग्रास रूट पर काम हो, तो निश्चित रूप से उसको फॉलो करना चाहिए। इनका मतलब ये है कि काम की जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर हो, कोई योजना लागू की जाए, कोई कार्य स्टार्ट किया जाए। यहाँ जो कार्य हुए थे, कार्य स्टार्ट तो बहुत हुए थे लेकिन उनकी फिर मॉनिटरिंग नहीं हुई, उनकी वो नहीं हुई, तो वो सारे कार्य फेल हो गए। आप सीवरेज को ले लीजिए, आप सीएफसीडी को ले लीजिए, ये सारे कार्य ऐसे हैं जो कुछ समय परेशानी का सबब बनेंगे। सीवरेज जब डली थी जब परेशानी का सबब बनी थी, अभी तक पूरी नहीं हुई है, अभी भी परेशानी का सबब बनी हुई है। जिनके कनेक्शन हो गए वो परेशान, जिनके नहीं हुए वो परेशान। बिल्कुल परेशान है। अभी कल सर्वे हो रहा है, वापस फिर से सड़कें तोड़ने की तैयारी है कि सीवरेज लाइन डाली जाएगी। बताइए। तो पिछले सरकार ने प्री प्लान तरीके से काम नहीं किया, ठेकेदारों ने पैसे खूब बनाए हैं, मंत्रियों ने खूब अपने खजाने भरे हैं उनके, लेकिन अब समय बदला है। कोशिश करेंगे कि इस बार जो सीवरेज लाइन डल जाए, सड़क फिर दोबारा ना टूटे, दोस्त तरीके से ये प्लान बनकर सारा काम हो जाए, शहर के लोगों को, वाशिंदों को फिर से तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े। सभी विभागों में आपसी समन्वय होना चाहिए। आपसी समन्वय होता है तभी कोई कार्य मूर्त रूप में पहुंच पाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सड़क बन जाती है, उसके बाद नगर निगम या अपने वाटर वर्क से वो पाइपलाइन डालने के लिए खुद देता है। अपनी नगर निगम में वो कोई परमिशन दे देती है किसी प्राइवेट आदमी को, वो अपनी तार डाला, वायर डाल रहा है। अब जैसे इसको जियो को और इनको दे दी, बाद में दे दी,
सबको पहले कॉल कर लो, सबको कॉल करके वहाँ बिठा के सबके साथ आपसी समन्वय बना के कार्रवाई जब उनकी हो जाए उसके बाद फिर वोट बने तो कम से कम 5-7 साल चलें तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ क्या होता है कि आज बनी और 2 महीने बाद ही रोड की तोड़ दी जाती है। सबसे बड़ी बात भरतपुर में जो है वो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर, सड़कों के दोनों ओर नाले नहीं है, नाले होने चाहिए। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ हैं, एनक्रोचमेंट हो गए, ये प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लोगों ने आगे एनक्रोचमेंट की और उनको रेगुलाइज करा लिया। देखिए पिछले कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के में बहुत सारे गड्ढे भरतपुर में खुद गए हैं। गड्ढों को भरने में समय लगेगा लेकिन भरे सारे जाएंगे, इस बात का विश्वास रखिए, क्योंकि बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करने में दोहरी क्षमता और दोहरे साधन खर्च होते हैं। तो हमारे दर्शकों से भी हमारा निवेदन है, आपकी जो भी समस्या है, आप जो चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, कुछ ऐसी हैं जो हो सकता है हमारी वार्ता से अलग हों, कुछ रह गए हों, कुछ मुद्दे ऐसे। तो मेन मुद्दा तो हालांकि रोजगार का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए। सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य के बारे में, यहाँ कल हमारे साथ थे, हमारे एक बैठे थे जो सहयोगी, उन्होंने इस बात का मुद्दा उठाया था कि यहाँ कांग्रेस के थे वो कह रहे थे इसको एम्स की तर्ज पर इसको क्यों नहीं बनाया जा सकता इस आरबीएम हॉस्पिटल को। यहाँ अटैच्ड हॉस्पिटल है ये मेडिकल कॉलेज से, इसे एम्स क्यों नहीं बनाया जा सकता। एम्स भरतपुर में बन जाए तो कम से कम यहाँ सारे डिपार्टमेंट खुल जाएं और रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाएं। देखिए मेडिकल सुविधाओं का स्तर जो है वो हमारे स्वर्गीय नेता डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के समय अच्छी गति पकड़ने लगा था भरतपुर में, लेकिन बीच में जब ये सरकार आई इसने इस सारे ढांचे को ख़राब कर डाला। अच्छे डॉक्टर्स का यहाँ रिक्रूटमेंट होना और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ मुहैया लोगों के लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आसपास के जिलों के अंदर भागते हैं। एक्सपर्ट्स आने चाहिए, एक्सपर्ट्स आने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं करी, उन्होंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन हम देंगे। स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए, बिल्कुल स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए, मशीनरी प्रॉपर होनी चाहिए, सारी जांच सुविधाएं होनी चाहिए। ट्रेंड होगा तो भी मशीनरी को ऑपरेट कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि मशीनरी तो इन्होंने मंगा ली या अपने प्रधानमंत्री की तरफ से भेज दी गई, उस योजना में आ गई, लेकिन यहाँ कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है, जानते नहीं, ट्रेंड स्टाफ भी नहीं है। इन्होंने ऐसे लोगों को रिक्रूट ही नहीं किया यहाँ। अब एक हमारे ब्रज माँ भाई हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, कह रहे हैं भाई साहब मैं कल मुख्यमंत्री जी से मिलने जयपुर गया था, भरतपुर वालों के लिए अलग से व्यवस्था की है, भरतपुर वालों को पूरा टाइम दे रहे हैं, आप कोई भी समस्या लेकर जाइए, आपको जरूर पूरा करेंगे। हमारे वैभव विजय बंसल जी हैं, बंसल साहब के बच्चे हैं, वो लगातार वाच कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने कोई डिमांड नहीं भेजी, ना कल भेजी ना आज भेजी, डिमांड नहीं भेज पा रहे हैं। हो सकता है उनके हिसाब से पूरा शहर बढ़िया हो, बन चुका हो, भरतपुर स्मार्ट सिटी हो गया हो, इसलिए वैभव जी आपसे निवेदन है आप भी कुछ बताएं क्या हो सकता है। तो निश्चित रूप से आपको ही बताना चाहिए, आप तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं आपके फादर, तो निश्चित रूप से आपको भी, और इस बार भी वो चुनाव लड़े थे, कुछ ही तो वोटों से हार गए थे, वो जीत हार चलती रहती है, लेकिन हम तो आज भी मानते हैं कि विजय बंसल जी आज भी भरतपुर के विधायक हैं। तो अब बात आती है यहाँ कि ओवरऑल एक टारगेट दिया गया है, टारगेट ये दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कि मिशन 25 जी, मिशन 25 का है। मिशन 25 का टारगेट पूरा करने के लिए अपन को प्रयास करने होंगे और धरातल पर प्रयास करने होंगे। खाली एसआईटी गठन हो जाए या और कुछ हो जाए, कोई एंटी गैंगस्टर फोर्स बन जाए, हालांकि वो काम करने लग गई है और उसके परिणाम भी सामने आने लग गए, उसका इम्पैक्ट जनता देखने लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सबसे बड़ी बात जो युवाओं की सबसे बड़ी जो आशा है, विश्वास है बीजेपी सरकार से, भजनलाल सरकार से, बीजेपी नहीं अब भजनलाल सरकार भी कह सकते हैं अपन, वो विश्वास और आशा जो है वो ये है कि रीट और उसके अलावा जो भी 19 पेपर लीक हुए उनके अपराधियों को पहले सलाखों के पीछे पहुंचाया, क्योंकि बहुतों ने आत्महत्याएं की हैं, बहुतों के परिवार ऐसे रहे हैं जो ओवर एज हो गए बच्चे, जो अब नौकरी नहीं कर सकते, केवल प्राइवेट जॉब में जाएंगे। हालांकि प्राइवेट जॉब बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, योग्यता है उसमें तो निश्चित रूप से, लेकिन ये होता है कि मैंने तैयारी की, बिल्कुल सपना टूटा है, सपना टूटा है, बिल्कुल वो जो चाहता था वो उसको नहीं मिल पाया, और साधन जब भगवान ने चौंस दिया तो दाना तो देगा ही, बिल्कुल। लेकिन वो जो चाहता था, उसकी जो इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो उस पर भी कहीं ना कहीं ये एसआईटी गठन के बाद कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि ये मिशन 25 पे कहीं फर्क ना पड़े, क्योंकि मिशन 25
मान लीजिए युवाओं का देश है, युवाओं का राजस्थान है, युवाओं का ही भरतपुर है। अभी कल ही जालोर से एक महिला पकड़ी गई है, 58 लाख रुपए लिए थे जिसने भर्ती करवाने की बाबत। जी, तो एक्शन में है सरकार। आपके जितने भी युवा साथियों के दोषी हैं ना, ये रीट की चीट वाले लोग, चिंता मत करो। आप रोयो ना, उससे ज्यादा आंसू ये रोने वाले हैं। पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमको ऐसे अपराध दोबारा नहीं करने। सुबोध चंसोरिया जी हैं, ये वरिष्ठ एडवोकेट हैं और कांग्रेस के नेता हैं यहाँ के भरतपुर के, और काफ़ी लिखते हैं गलत चीज़ों के बारे में। हालांकि कांग्रेस के शासनकाल में भी जो भी गलत काम होते थे तो इनके डेली ट्वीट आते थे उसके विरोध में। और यहाँ के जो राज्य मंत्री थे भरतपुर के, विधायक थे, उनके भी गलत कामों पर उन्होंने लगातार उंगली उठाई है। ये लिख रहे हैं पेपर लीक पर ठोस कार्रवाई करवाकर युवाओं को न्याय दिलवाया जाए, जिससे कि आगे इससे अच्छा मैसेज जाए। क्या है इनका सज्जन का शुभ नाम? सुबोध चंसोरिया। सुबोध जी, आपके अंदर मौजूद ईश्वर तत्व को बहुत बहुत प्रणाम कि आप गलत के विरोध में अपनी सरकार में भी खड़े रहे। इस सरकार में सही का साथ दीजिएगा। पेपर लीक के सारे जितने भी दोषी है ना, सब सजा पाएंगे। निश्चित रूप से सजा पाएंगे सुबोध जी, लीपापोती नहीं होगी और आप निश्चिंत रहिए। जैसा कि हमारी सोनीलाल जी इस बात का विश्वास आपको दिला रही हैं, और सोनीलाल जी का विश्वास दिलाने का मतलब ये है कि भजनलाल जी के ये इर्द गिर्द से ये बात आ रही है, तो ये मत सोचिएगा कि आपकी बात पर अमल नहीं होगा। निश्चित रूप से आपकी माल का अमल होगा। अनोखे सिंह जी कह रहे हैं सड़कों को बनाने से पहले उनका सर्वे हो, अगर रोड खुद के बननी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है रोड पर रोड, रोड पर रोड, रोड पर रोड, घर नीचे हो जाते हैं, रोड ऊपर हो जाती है, लोगों के घरों में पानी जाता है, बगल में ड्रेनेज है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है जो पूरे प्लानिंग से होनी चाहिए। बड़े आदमी मुश्किल से, ये बोल रहे हैं अनोखे सिंह जी, बड़ी मुश्किल से आदमी यहाँ मकान बनाता है शहर में, कैसे कैसे अपने पेट पर काट के एक मकान बनाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है। और उस पर भी अगर ऐसे ये काम करती है सरकार, पैसा भी खर्च होता है जनता का और वो भी तरीके से नहीं होता, तो निश्चित रूप से ये भी ऐसी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सरकार की विश्वसनीयता बनाती हैं, सरकार की लोकप्रियता बढ़ाती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। खाली विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही नहीं होता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो जनता के यूज में आए उसको बनाना ही सरकार की योग्यता मानी जाती है। सरकार का जो निर्देशन माना जाता है, जो उनका मॉनिटरिंग मानी जाती है, वो यही मानी जाती है। पुराने शहर जो हमारे हैं, परकोटे के अंदर इस तरीके की समस्या विशेष रूप से आ रही है, क्योंकि वहाँ निर्माण हमेशा सड़क का ऊपरी परत पर ही हो रहा है और मकान जो है नीचे जा रहे हैं। तिनका तिनका जोड़कर नीड़ बनाया जाता है, पूरे जीवन की पूंजी लग जाती है जब घर बनता है, और जब वो घर सड़क ऊंची आ जाती तो बिल के समान दिखाई देने लग जाता है। ये सोच का ही परिणाम है कि नहीं सोचा उन लोगों ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब भी इस बात पर सजग होने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस बार जब इस तरीके का प्रावधान आएगा तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि भीतरी जो इलाका है शहर का, वहाँ सड़कों को पहले खोदा जाए और घरों के लेवल के स्तर पर लाते हुए उन्हें उसके बाद में उनका निर्माण कार्य किया जाए, क्योंकि आजू बाजू की विद ड्रेनेज, क्योंकि आजू बाजू की जमीन का जो स्तर है वो काफी ऊंचा हो गया है, तो उसकी वजह से जल के निकास के मामले जो हैं वो खराब हो जाते हैं फिर। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर इंजीनियरिंग की जरूरत है। तो इसको कह सकते हैं कि एक पूरा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग टीम हो, वही इस काम को करेगी। ट्रीटमेंट की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक का लोड बढ़ रहा है जी, शहर में पब्लिक का लोड बढ़ रहा है जी। शहर में जब पब्लिक का लोड बढ़ता है तो निश्चित रूप से संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए। रोड जो आज ये कहलाती 40 फुट की रोड है, ये 20 फुट भी नहीं रहती, 15 फुट भी नहीं रहती। 15 फुट की रोड पे पब्लिक का लोड बढ़ता है तो निश्चित रूप से जाम की समस्याएं हो रही हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक लाइट किसी में है नहीं, किसी भी चौराहे पे नहीं है। ये तो दुर्भाग्य रहा है हमारा कि संभाग मुख्यालय है और राजस्थान का एकमात्र संभाग मुख्यालय है जहाँ किसी भी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट नहीं है। लगी थी वंस देर वाजे, तो मतलब एक बार लगी, 15 दिन के लिए लगी, उसके बाद खत्म, उसके बाद कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। अब खाली लाइटों से काम नहीं चलेगा, चौड़ाईकरण करना पड़ेगा उसका। रोड पर ट्रैफिक अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना लोड बढ़ चुका है, तो लोड के हिसाब से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को आप सलाह देंगे, ऐसा विश्वास करते हैं हम लोग। भरतपुर की जनता भी इस बात को चाहती है कि आप लोग, चूँकि आप लोग ही यहाँ से उनको फीडबैक देंगे
नहीं, देखिए शहर के अंदर ये जो ट्रैफिक वाली समस्या है ये बहुत भयंकर है। मैंने खुद ने इस चीज़ को देखा है। ट्रैक्टर, रोडवेज की बसेस और उसके बीच में स्कूल के बच्चों की गाड़ियाँ काफ़ी बुरी तरह फंस जाती हैं। इस पूरे शहर के जितने भी चौराहे हैं उनको वापस से ठीक करने की ज़रूरत है और जो सड़कें चौड़ी हैं उनके ऊपर से अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत है। रास्ता चौड़ा हो जाएगा जब ट्रैफिक का लोड अपने आप ही वो जो है सुचारू हो जाता है, अदरवाइज़ वो डिस्टर्ब हो जाता है तो दिक्कत करता ही करता है। तो इस व्यवस्था को बनाने में प्रशासन स्थानीय स्तर पर बहुत मजबूती से काम करेगा, तब ये काम होगा। और जहाँ तक चौराहों की चौड़ाई करने का और ये काम है, बात की जाएगी पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में। जब ऊपर से मुख्यमंत्री सीएमओ से जब निर्देश आते हैं ना, तो प्रशासन तो पूरी रात तो पुलिस प्रशासन गश्त करता है और जिला प्रशासन पूरी रात सड़क पर रहता है। जब निर्देश आते हैं, ये निर्देशों की आवश्यकता है। वहाँ से ये होना चाहिए कि हमें ये चाहिए, इसका कैसे हो व्यवस्था, ये होनी चाहिए। होगा, क्योंकि वो टेक्निकल आदमी नहीं है। बिल्कुल, भजनलाल शर्मा जी टेक्निकल आदमी नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, वो प्रशासनिक अनुभव नहीं रखते। प्रशासनिक पद पर प्रशासनिक अधिकारी रखता है। आईएएस आईपीएस सरकार चलाते हैं, लेकिन उनको योजना क्या चाहिए, जनता के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए निर्देश दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, सफ़ेद पोशों की तरफ से, नेताओं की तरफ से। वो निर्देश देंगे कि हमें ये चाहिए भरतपुर में। व्यवस्थाएं तो ये करेंगे ना, प्रशासन है, प्रशासन ही तो होता है जो कुछ सरकार चलाता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए अपन को प्रयास करने होंगे। और मैं समझता हूँ अपने चैनल की तरफ से, अपने व्यूअर्स की तरफ से, कि आप ज़रूर, आप लोग, आपसे मतलब पूरा आपका जो भाजपा का प्रतिनिधि मंडल है या भाजपा जो भरतपुर भाजपा है, इसमें चाहे कितने भी आपके वो हों, लेकिन सब लोग मिलके जाएं और मुख्यमंत्री जी से ये कहें, अब भरतपुर का सुखाड़िया के गृह जिले की तरह, अपने अशोक गहलोत के गृह जिले की तरह भजनलाल के गृह जिले में विकास होना चाहिए। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इस बात को करेंगी। नहीं, बिल्कुल, आप सभी लोग विश्वास रखिए। भरतपुर नया होने जा रहा है, चमकने जा रहा है। अभी भरतपुर का नाम चमका है, अब भरतपुर शहर भी चमकेगा और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी आप लोगों को मिलने वाली हैं। एक नई रीत भी चलाई जा सकती है कि पर सारी पॉलिटिकल पार्टी के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं और समाज के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, विभिन्न वर्गों के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हों, किसी भी संस्था से संबंधित रखते हों, एनजीओ के हों, उन सब की एक कमेटी बना दी जाए और वो एक प्रस्ताव हर महीने समीक्षा करे इस चीज़ की कि क्या सही हो रहा है शहर में, क्या गलत हो रहा है। ऐसा कुछ प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से ऐसी कोई पहल हो तो निश्चित रूप से भरतपुर का चहुमुखी विकास संभव है और सबकी उसमें राजी रहेगी, सबकी खुशी रहेगी, सबका विश्वास रहेगा। सबका नारा भी आपका ऐसा ही है। जी हाँ, हम तो कहते ही, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम तो सबको साथ लेकर ही चलना चाहते हैं। भरतपुर के हित में भरतपुर का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति, धर्म, समाज, किसी भी संगठन, पार्टी से आता हो, अगर वो भरतपुर के हित का कोई भी सुझाव लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री जी का इस ओर संज्ञान लेना चाहता है तो उसका स्वागत है। तो पंकज सोगरवाल जी इस बात को कह रहे हैं। अनोखे सिंह जी ने तो कहा था कि चर्चा होनी चाहिए ऐसे कार्यों पर और कम से कम महीने में होनी चाहिए। अच्छा काम हो, नए साल की उम्मीद नई यही रहेगी। और उनके अलावा ये जो एक पंकज सोगरवाल जी हैं वो इस बात पे कहीं ना कहीं संशय की स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि अनोखे सिंह जी ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन आप क्या संदेश देना चाहते हैं पंकज सोगरवाल जी को कि ऐसा होगा या नहीं होगा? नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप एक अच्छा सुझाव लेकर आइए, मैं स्वयं सुनूंगी। तो निश्चित रूप से आप थे सोनीला गौड, जो भजनलाल शर्मा जो हमारे भरतपुर के लाल हैं, जो कमाल करने वाले हैं, भरतपुर के चहुमुखी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। क्योंकि अब तक जो भी राजनेता रहे या जो भी जनप्रतिनिधि रहे, उनमें इच्छा शक्ति की कमी रही भरतपुर के विकास की। ऐसी आशा करते हैं हम लोग, ऐसी अपेक्षा करते हैं कि भजनलाल जी मील का पत्थर साबित होंगे, भरतपुर को उन्हीं बुलंदियों पर, उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे जो रियासत काल में जिन बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर भरतपुर था, लोहागढ़ था, और आज वो उसी स्वरूप में आएगा, उसी विश्वास और उसी अडिगता के साथ पूरे राजस्थान में चमकेगा भरतपुर।
आगे चर्चा जारी रहेगी हमारी, आगे भी हम मिलेंगे किसी और अपने सहयोगी के साथ। तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आशा कीजिए कि सरकार का जो काम हो उसमें आप सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, सहयोग करें। सरकार के कामों में कहीं मीन मेघ निकालने की जगह जब कोई काम करता है ना, तो निश्चित रूप से कमियां उसी में ही दिखती हैं। बैठे आदमी में आप कमियां नहीं निकाल सकते, कोई काम कर रहा होगा आप कमी बता सकते हो, तो कमियां बताएं, विरोध ना करें, सहयोगी बने, विरोध ना करें। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। आगे कल फिर इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।